करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चलते और आप विदित हैं कि हम आपके लिए रेलवे भर्ती परीक्षा तैयारी करवा रहे हैं। और पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से मैथ भी कवर हो रहा है, रीजनिंग भी कवर हो रहा है और जीके भी कवर हो रहा है। लेकिन आपको अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आरपीएफ कांस्टेबल का जीके कवर करा रहे हैं एनालिसिस। तो आज रहेगा भाई 17 मार्च शिफ्ट नंबर पहले का। इसी प्रकार से अगर आज शिफ्ट नंबर पहले का आपका पेपर रहा होगा तो आप देखिएगा क्या ऐसे प्रश्न आए थे, क्या आपने आंसर क्या लगाया है। और अगर आपका आगामी दिन में पेपर है तो आप लोग पढ़कर जाइएगा, क्योंकि प्रश्नों का रिपीटेड होता है। पिछले शिफ्टों की तुलना करके अगर हम अगली शिफ्ट में पढ़ेंगे तो जिससे आपको फायदा होगा कि आप समझ पाओगे कि पिछले शिफ्ट में किस प्रकार प्रश्न आए थे वह पिछले तारीखों में। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी शिफ्टों का लगभग हमने एक या दो जीकेजीएस का शिफ्ट कवर करवाया है। अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हो। प्ले लिस्ट का नाम रहेगा आरपीएफ कांस्टेबल जीकेजीएस एनालिसिस करके प्ले लिस्ट डाला, वहां जाकर देख लीजिएगा। चलिए लेके चलते हैं, लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि आपका फायदा होगा। और एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी आपको ये जीकेजीएस काम देने वाले हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हो, टोंडा। टोंडा जनजाति टोंडा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको जनजाति का प्रश्न पूछा है, अगली बार कुछ और पूछ सकता है, तो आपको जनजाति का प्रश्न को कवर करना, ठीक है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में रहता है कौन, टोंडा। याद रखिएगा, अगली बार फिर कुछ भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत के थार रेगिस्तान में बहने वाली इकलौती बड़ी नदी कौन सी है। अभी आपको पता है थार तो मरुस्थल आपको पता ही होगा, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में फैला और भारत में अधिकांश राजस्थान में, तो वहाँ नदी बहती है इकलौती बड़ी नदी की बात कर रहा है, तो वो आपका आंसर लूनी आएगा। और यह नदी राजस्थान के अजमेर जिले में अरावती पर्वत माला से निकलती है। यह नदी थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्व हिस्से से गुजरती, याद रखिएगा। और इसकी बात करें, यह नदी अजमेर के पास अरावली सीढ़ी के पुष्कर घाटी से निकलती है। और अरावली सीढ़ी भारत की सबसे पुरानी, याद रखिएगा, पुरानी क्या है, पर्वत श्रृंखला है। बहुत शानदार प्रश्न पूछा है और हम हर प्रश्न का ऐड जानकारी, एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं जो अगली भर्ती परीक्षाओं में या अगली शिफ्टों में या अगली जो एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम होगा वहां पर आप काम देगा और अन्य भर्ती परीक्षाओं में आप काम देने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। और इसके और फैक्ट की बात करें तो यह नदी कच्छ के रण होनी चाहिए, ठीक है। आप पता है गुजरात है कि नहीं, गुजरात में कच्छ है, जहां पर क्या हो जाता है, जिस समाप्त हो जाता है। निकलती कहाँ है, अरावली पर्वत की पुष्कर घाटी से निकलती हुई राजस्थान से निकलेगी और आपके गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ की बात करें तो सरस्वती है, बंदी है, शुक्री है, जब, याद रखिएगा। कहाँ से निकलती है, कहाँ समाप्त होती है, प्रश्न बनता है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, नदियों का प्रश्न तो आएगा, पिछले शिफ्टों में भी हमें नदियों का प्रश्न पूछा है और पूछते रहेगा। तो नदियों के प्रश्न पढ़ लीजिएगा, हर प्रश्न को समझना, अगली बार इससे समझ प्रश्न आएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी, याद रखिए विद्यार्थियों, तो याद रखना है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। और यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। यह नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और लास्ट में आपको पता है बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है। ध्यान रखते हैं, पूछ लेता है कि अरब खंबाती खाड़ी या बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तो बोलिएगा गोदावरी जो भारत की दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, महाराष्ट्र निकलेगी, जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होकर होते हुए अरब सागर में जाके मिल जाती है। चलिए, और एक्स्ट्रा फैक्ट की ओर बात करें तो गोदावरी नदी से जुड़े प्रमुख बांध की बात करें तो श्री राम सागर बांध, जायकवाड़ी बांध और घाटघर बांध, ये बांध भी आपको पता होनी चाहिए। और आपको हम हर प्रश्न का एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बताते हैं क्योंकि अगली भर्ती परीक्षाओं में या शिफ्टों में आपको बहुत काम देने वाला है और हर भर्ती परीक्षाओं में आपको इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए, तो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो आपको यहाँ देखना चाहिए मंजीरा, डरना, मनेर, शबरी और प्राणहिता और इंद्रावती। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ लेता है दक्षिण भारत की नदी बताया हमने, कहाँ से निकलती, कहाँ कहाँ से बहती जाती है, सब बता चुके हैं। अब सहायक नदी की बात करें तो आप देख चुके होंगे
इस नदी को लोग प्राचीन गंगा, याद रखिएगा, उपनाम है या वृत गंगा के नाम से बुलाते हैं। किसको? गोदावरी को। अगर आपको कहा जाए कि वृत गंगा किसे कहते हैं तो कहीं गोदावरी, प्राचीन गंगा गोदावरी, और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। हाँ, एक फैक्ट और है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगर आप बोला जाए दक्षिण गंगा गोदावरी, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाए तो आप कावेरी बोलेगा। और कावेरी का जो स्थान है, जो उद्गम किस राज्य है? कर्नाटक, ध्यान रखना चाहते, ठीक है। चलिए, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा गोदावरी। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत के वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? और फिर आप बोलना पड़ रहा है, प्रश्नों का रिपीट रिकॉर्ड हो रहा, ध्यान रखें। और टॉपिक तो वही आ रहा है, बस प्रश्नों को थोड़ा वहाँ यहाँ वहाँ कर देता है, बाकी टॉपिक तो वहीं आ रहे हैं। क्या आपका एग्जाम था इस चैप्टर को तारीख को? तो आप बताइएगा कैसे प्रश्न आए थे, और आए थे तो आप लोग कमेंट कीजिए, जिससे जो विद्यार्थी का अगले चैप्टर में एग्जाम है या अगले दिन में एग्जाम है तो वो समझ पाए कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी दिया जा रहा है। वैसे हम हर समय प्रयास कर रहे हैं आपको सही सटीक जानकारी देने का। तो आर्टिकल नंबर 280 के अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग की गठन करेंगे, और एक अध्यक्ष और 4 क्या होते हैं? सदस्य। ये भी प्रश्न पूछ लेता है, वित्त आयोग में अध्यक्ष कितने होते हैं और सदस्य कितने होते हैं? याद रखिएगा, 280 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा? इसका गठन करेगा, एक अध्यक्ष बनाया जाएगा, 4 सदस्य होंगे, है कि नहीं। वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य है केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व का बंटवारा करना, या बोल सकते हैं शक्तियों को बंटवारा करना। तो अलग अलग प्रकार के कर लगाए जाते हैं, इन सब का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। और वित्त आयोग गठन राष्ट्रपति करेगा। और अध्यक्षों की बात करें, जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। ये भी अपने आप प्रश्न बनते, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है, कलकत्ता उच्च न्यायालय अधिनियम 1953 के तहत कलकत्ता हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक बढ़ाया गया? तो हमें ये कहना चाह रहा है कि भाई हमारे भारत में उच्च न्यायालय है कि नहीं, जो हर राज्य में तो है, कुछ जगह नहीं है, तो वहाँ क्या होता है? संयुक्त हाईकोर्ट होता है कि उच्च न्यायालय होता है। तो वही कह रहा है, तो 1953 में क्या हुआ है, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र को चंद्रनगर, अब उसका चंदन नगर हो गया, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक इसका क्षेत्र को बढ़ाया, याद रखिएगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में कुछ और जानकारी है कि यह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। आपको पता होनी चाहिए, 1862 में भारत में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। एक रहेगा मद्रास, अब इसका वर्तमान क्या हो गया है? चेन्नई, जो कहाँ पड़ता? तमिलनाडु, है कि नहीं। उसके बाद एक आपका क्या रहेगा? मुंबई, जिसका नाम पहले क्या था? बॉम्बे था ना, तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो पड़ता था महाराष्ट्र में। और एक था आपका क्या था? कलकत्ता वाला, ठीक है। तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, 3 उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित किए गए थे, जो भारत के पहले उच्च न्यायालय के नाम से क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत की गई थी। 1861 के तहत 1862 में किया गया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जो प्रश्न आप देख रहे हैं रिपीट हो चुका है, फिर बोलना पड़ रहा है बार बार आपको। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? तो कई बार बोलते थे किसने की थी, है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, कब की थी? तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जिसके प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 1921 में हुई थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी, याद रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। सन भी याद रखना है, किसने की, याद रखिएगा। अगला वहीं पर 1922 में राखाल दास बनर्जी ने, आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर जो है मोहनजोदाड़ो, है कि नहीं, जिसकी खोज किसने किया है? राखाल दास बनर्जी, 1922। सब प्रश्न बन चुके हैं, बनेंगे। और अगले यहाँ पर अगला प्रश्न हमें कहता है, व्हाट इज आरएनए एंड डीएनए फुल फॉर्म? तो आपको आरएनए का फुल फॉर्म या डीएनए का फुल फॉर्म पूछा होगा, तो आप लोग बताइएगा क्या पूछा था। और यहाँ पर अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए का फुल फॉर्म भाई क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए की बात करें तो डीऑक्सी लग जाएगा, बस हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपका आंसर हो जाएगा फुल फॉर्म। और हर शिफ्ट में एक न एक आपको फुल फॉर्म का प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर को, यहाँ आम चुनाव जिसे हम लोकसभा कहते हैं भाई, कि लोकसभा होना चाहिए था, लोकसभा के चुनाव के बाद हमें कह रहा है
लोकसभा के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में कह सकते हैं आप लोग लोकसभा, है कि नहीं, लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसे हम क्या बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा जो भी जिस पार्टी का को जो बनेगा क्या, जिस पार्टी की सरकार बनेगी उस पार्टी से राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, उसको नियुक्त किया जाता है, जो क्या होनी चाहिए उस पूरे पार्टी समूह में वृद्ध होनी चाहिए, या आपको योग्य व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है, उसको बनाया जाता है। अगर आप देश की बात करें, देश में तो लोकसभा होता है जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करे। उसी प्रकार राज्य में विधानसभा होता है तो विधानसभा अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होगी, देश में राष्ट्रपति बुलाएगा और राज्य में राज्यपाल बुलाएगा, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष करेगा देश में और राज्य में राज्यसभा अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमें पूछा है भाई, वर्तमान 2024-25 में जो बजट पेश हुआ, बजट का प्रश्न भी आपको एक या दो प्रश्न देखने को मिल रहा है करंट अफेयर ग्रुप में। तो 1.48 लाख करोड़ रुपए वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट के रूप में किस क्षेत्र के लिए आवंटन किया गया, क्योंकि हर क्षेत्र के लिए अलग अलग बजट तैयार किया जाता है। बजट एक साथ होता है लेकिन जो आवंटन पैसा का होता है वो हर क्षेत्र में अलग अलग होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, है कि नहीं, कृषि क्षेत्र में। उसी प्रकार आप बोल के रखा 1.48 लाख रुपए, तो याद रखिएगा शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए को आवंटन किया गया है क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न आप एक बार यहाँ पूछा है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है जी, आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न है। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, समसामयिक घटनाएं जिसे बोलते हैं आप लोग। उसके बाद कंप्यूटर का प्रश्न कह सकते हैं, आपका साइंस का भौतिक रसायन जीव विज्ञान आएगा, खेलकूद के प्रश्न आएंगे, पुरस्कार के प्रश्न आएंगे। इस प्रकार सभी टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो स्टैटिक जीके के प्रश्न भी आएगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो तारापुर, जो कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों, बोईसर महाराष्ट्र में, ठीक है। राजधानी इसकी पता होनी आप मुंबई में है। और एड की जानकारी बताते हैं, आप देखिएगा। अगर और कुछ भी पूछ ले तो आपको बननी चाहिए ना। अब देखिएगा तारापुर ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में जो भारत का पहला है। अब काकरापारा गुजरात में पड़ेगा। मद्रास में आपका जो है उसका नाम क्या है, कलपकम परमाणु संयंत्र कहाँ, तमिलनाडु में है। और रावत भाटा कहाँ पर आपका, राजस्थान, याद रखिएगा। इस प्रकार से अभी हमें भाई भारत का पहला पूछ लिया, और भी पूछ ले तो अब बननी चाहिए ना। तो रावत भाटा याद रखिएगा भारत का दूसरे नंबर का परमाणु ऊर्जा संयंत्र, पहला तारापुर है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट रावत भाटा राजस्थान में है, तो कुंडमकुलम तमिलनाडु में है, और क्या कर्नाटक में, और नरोरा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ये आपके क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो याद रखिएगा सभी को। एक्स्ट्रा फैक्ट बताना हमारी लिए जरूर इसलिए होगा क्योंकि आपकी तैयारी के लिए हम जो तत्पर खड़े हैं, आपके हर समय प्रयास करेंगे आपको सफलता की ओर लेके जाए, इसलिए आपको हम एक्स्ट्रा जानकर बता। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, डीपीटी का पूरा फुल फॉर्म क्या है। अभी मैं बोल दिया हूँ आपको कि एक नया प्रश्न आपको फुल फॉर्म का मिलेगा। तो डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस, ठीक है। जो वैक्सीन एक प्रकार का है, ये आपका साइंस का प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके समक्ष पूछा था, देखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा जी अलग व्यक्ति हैं, अब्दुल कलाम अलग हैं, आपके ध्यान रखें। एपीजे अब्दुल कलाम अलग हैं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलग हैं। को क्या बनाया गया था स्वतंत्र भारत का, याद रखिएगा। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अगर आपको पूछा जाए तो यही थे। तो स्वतंत्र भारत के पहला या आज़ादी के बाद पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और 1947 से 1958 तक इस पद पर रहे। और इन्हीं के जन्म दिवस को याद रखिएगा किस रूप मनाया जाता है, शिक्षा दिवस। शिक्षक नहीं भाई, शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर है। 8 सितंबर को साक्षरता, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर साक्षरता। हम बात कर रहे हैं शिक्षा दिवस। अब आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा और प्रश्न बनेगा तो फिर मत कहिएगा कि सर आप बताए थे हम क्यों नहीं पढ़ ली। चलिए आपकी जिम्मेदारी। अगला प्रश्न यहाँ पर हम पढ़ देते हैं, भैया आप दिखाई नहीं देगा। 1857 के तत्कालीन कारण क्या थे, ध्यान रखें हम आपको पहले बता चुके हैं। 1857 क्रांति का प्रश्न आपको बार बार पूछ रहा है, बार बार नहीं, हर शिफ्ट में पूछ रहा है, हर दिन पूछ रहा है भाई। अब इसके बाद भी आप नहीं पढ़ के जाओगे तो आप गलती है। और आपको पता होगी 17 तारीख का 17 मार्च का पहला शिफ्ट कवर हो रहा है, सेकंड या थर्ड भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे इसके बाद।
और आगामी दिन में जो 18 मार्च को शायद लास्ट पेपर होगा मुझे लग रहा है। आप बताइए कि लास्ट पेपर कब है, कौन तारीख को है। जब तक हम पेपर होगा तब तक तो पीवाई की क्लास कवर कराएंगे, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को पढ़ना है, समझे। अगली भर्ती परीक्षा हम आपको काम देंगे जी। अब ये नहीं कि सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल के हैं तो वहीं काम देगा भाई। रेलवे का जो पैटर्न है वो मैथ्स का, रीजनिंग का, जी के जिसका सेम टू सेम चल रहा है। चलिए नॉन टेक्नीशियन की बात करें, ठीक है। टेक्नीशियन वाले वो जो आपके जो टेक्नीशियन के जो पद हैं वो अलग रहेंगे भाई। एएलपी हो गया, जेई हो गया, उनका थोड़ा सा लेवल अलग होता है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, इनका सबका सेम चलेगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण नई एनफील्ड राइफल में लगे कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह थी। इस अफवाह के कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अब जो कारतूस प्रयोग किए जाते थे, एनफील्ड है कि नहीं, सॉरी, एनफील्ड राइफल, जो कारतूस लगे होते थे वो गाय और जो सुअर होता उसके मांस से बने होते थे। तो इससे क्या होता था, सामाजिक ठेस पहुंच रहा था भाई। इस घटना से व्यापक आक्रोश फैल गया और विद्रोह भड़क उठी। कितनी बार 1857 क्रांति का प्रश्न पूछा जा चुका। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प के उद्देश्य क्या थे। ध्यान रखें, हम एक्स्ट्रा जानकारी बता देते हैं। पहला देखिएगा, देश की आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, औद्योगिकरण की गति को तेज करना, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, आय और धन में असमानताओं को कम करना, भारी उद्योगों और मशीन बनाने वाले उद्योगों का विकास करना। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे जो भी ऑप्शन आपको दिया रहा होगा वो आपका उद्देश्य हो जाता है। ऑप्शन लिखा चुके थे सारे। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देना, मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना करना है कि नहीं। और साथ में देखिएगा, इस नीति को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार ने अपनाया था। यह नीति भारत की दूसरी पंचवर्ष योजना 1956 से 61 से जुड़ी थी, याद रखिएगा। और दूसरी पंचवर्ष योजना है जो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। और जो पंचवर्ष योजना का प्रश्न भी आपको हर चैप्टर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 1947 में स्वतंत्रता के समय कौन सी वाणिज्यिक फसल नहीं थी। वाणिज्यिक मीन्स होता है व्यापारिक फसलें, नहीं थी कह रहा है 1947 के समय। अब इतना लंबा चौड़ा प्रश्न कौन पूछता भाई। देखिएगा, तो जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफी, रबर आदि, इनमें व्यावसायिक फसलें, वाणिज्यिक फसलें भी कहा जाता है। तो जो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफी, रबर, सबके सब यहाँ आपके व्यापारिक या जिसे हम वाणिज्यिक फसल कह सकते हैं, कमर्शियल है कि नहीं, फसल कह सकते हो। अब इनमें से जो ऑप्शन नहीं रहा होगा, जो इनमें जो रहा होगा वो तो व्यापारिक फसल कहलाया। अब जो अलग रहा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, अलग। आंसर वहीं आ जाता है, व्यापारिक फसल नहीं करके भाई, या वाणिज्यिक फसल नहीं करके। अगला प्रश्न देखिएगा, 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले दूसरी क्षेत्र विकसित न होने का कारण क्या था। 19 याद रखिए, बार बोलूँ फिर मैं, 1991 का प्रश्न आपको हर शिफ्ट मिल रहा है। जो आर्थिक नीति 1991 वाला है, जो आपको बार बार पूछ रहा है प्रश्न, याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जितना हमसे बन पा रहा है उतना हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं। लेकिन आपके पास अगर समय है, समय क्या रहा भाई, 17-18 लास्ट एग्जाम डेट है। लेकिन फिर प्रयास कीजिएगा पिछले ईयर, सॉरी, जो पीजी की जिसका आपको जो एनालिसिस चल रहा है आप कवर करके जाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, 1990 के दशक में भारत में दूसरी क्षेत्रों के विकास में बाधा आने का मुख्य कारण था सरकारी नियंत्रण, लाइसेंस। इस वजह से औद्योगिक क्षेत्र में घाटा हो रहा था और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहे, याद रखिएगा, ये कारण था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत के, जो आपको ज्योग्राफी का प्रश्न आगे कह सकते हैं आप लोग, भारत पृथ्वी के कुल भू क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा है। बहुत शानदार प्रश्न, याद रखिएगा, 2.4। तो पूरा विश्व 100% हिस्सा रखता है, उसी 100% में से 2.4% हिस्सा भारत का भूमि का हिस्सा, याद रखिएगा। और इसका क्षेत्रफल रहेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। और उसकी बात करें, पहला देश रूस रहेगा, ठीक है। और पहला क्रमांक रूस का है, अगर पूछ ले तो बननी चाहिए। और भारत का, याद रखिएगा, 7वें नंबर का है, ठीक है, याद रखें, 7वां। अभी नहीं पूछा है, पूछ सकता है, तो पेन कॉपी रख के बगल में बैठे ना, फिर बोलना पड़ा हर भर्ती परीक्षा में आप काम देगा, देखिएगा। और लास्ट में आपको कुछ ऐड जानकारी बताएंगे, कुछ अलग, जो आप लोग सुनना है, लास्ट तक बने रहिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। तो हमें अनुसूची की बात करें, आपको पता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की बात करें तो 8 हुआ करते थे,
और भाग की बात करें तो 22 हुआ करते थे। अब तो आपके 25 भाग हो गए और अनुसूची अब 12 हो गई, है कि नहीं। 8 हुआ करते थे, 9 आएगा, 10 आएगा, 11, 12 आएगा। हमें वही बात कर रहा है, 9वीं अनुसूची किस संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। ठीक है जी, का आंसर क्या आ रहा भाई। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए जोड़ा गया था। यह अनुसूची नए अनुच्छेद 31B द्वारा अधिनियमित किया गया था। ध्यान रखें, तो अनुसूची 9, ठीक है, अनुसूची 9 जो पहले 8 हुआ करते थे मूल संविधान में, अब 9, 10, 11, 12 हो चुके हैं, तो 9वीं नंबर की अनुसूची है। इसको भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब जोड़ा गया था, याद रखिएगा। अब हम आपको पूछते हैं होमवर्क में, कमेंट कीजिएगा कि क्या जोड़ा गया है 9वीं अनुसूची में, है क्या भाई, है क्या, 10 में क्या है, 11 में क्या, 12 में क्या है, आपको पता है, नहीं पता ना, चलिए हम ही बता देते हैं भाई। देखिएगा, 9 में आपको मिलेगा भूमि अधिग्रहण, ठीक है, भूमि अधिग्रहण, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। 10 में क्या रहेगा, दल बदल कानून, ठीक है। इसके बाद आपको 11 में क्या रहेगा, ग्राम पंचायत, है कि नहीं, याद रखिए, ग्राम पंचायत। और 12 में क्या रहेगा आपका, नगर पालिका कह सकते हो आप, ठीक है, याद रखिएगा भाई। चलिए, और आपको पता होनी चाहिए, आंसर जी आपका हो गया। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूछा, महाराष्ट्र में छात्रों को सहायता के लिए किस स्कीम के तहत छात्राओं को 6,000 से 10,000, थोड़ी यहाँ प्रश्न पे ध्यान न दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, डांटा है कि नहीं। चलिए, और यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी योजना निकाला था जो छात्रों के लिए जरूरी था। तो आपको पता है, योजना का प्रश्न भी आपको एक न एक देखने को मिलेगा। तो जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही हैं देश प्रदेश में, आपको पढ़ना पड़ेगा, और निकल चुकी योजना भी पढ़ना है और वर्तमान में घोषित योजनाएं भी पढ़ना है। देखिएगा, तो लाडली भैया योजना, मध्य प्रदेश में योजना का नाम क्या है, लाडली बहना योजना। उसी प्रकार महाराष्ट्र में योजना चलाया गया है जिसका नाम क्या है मेरे विद्यार्थी, लाडली भैया योजना। तो लाडला भैया योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार 12वीं कक्षा उत्तीर्ण डिप्लोमाधारी या ग्रेजुएट छात्रों को 6,000 से लगा के 10,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। और साथ उन्हें अप्रेंटिसशिप करने का अवसर प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं में कौशल विकास करके उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी प्रदान करना है। उसी प्रकार देखिए आप लोग यहाँ पर पुधुमाई पेन योजना जो तमिलनाडु सरकार की एक योजना है। यह योजना सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देता है। इस योजना के तहत छात्राओं को हर महीने 1,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। अब देखिएगा, अब जो छात्राएं पढ़ रही हैं उन्हें जब 1,000 पैसा मिलेगा तो भाई महिलाओं में उत्साह बढ़ेगा ना। पर मंथ 1,000 मिलेगा तो 12 महीनों को 12,000, भाई पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, सरकार आपके लिए कुछ भी करते रहेगा। कुछ भी नहीं, मतलब जो आपके लिए सही है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला ग्रांड फिक्स हॉर्स राइडिंग किसने जीता है। देखिएगा, फातिमा हुसैन पाकिस्तान की पहली अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसेज राइडर है, और एलेन बुखारी पाकिस्तान की पहली महिला ड्रेसेज राइडर है। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न भी पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति का प्रश्न भी आ रहा है, राज्यपाल का प्रश्न भी आ रहा है, अनुच्छेद का प्रश्न आ रहा है, संशोधन का प्रश्न आ रहा है, अनुसूचित प्रश्न आ रहा है, मौलिक अधिकार का प्रश्न आ रहा है, मौलिक कर्तव्य प्रश्न आ रहे हैं, है कि नहीं। तो प्रमुख अनुच्छेद आपको पढ़ लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है, वो अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं लेता वो पता होगा तो भी ठीक है। देखिएगा, दिखाई देते हैं आपको पूरी जानकारी। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य विधानसभा और दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, संसद मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखें, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, संसद मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हम राष्ट्रपति चुनाव की बात कर रहे हैं, भाग ले सकते हैं संसद के, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित होंगे, और सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य, राज्य परिषद नहीं, राज्य विधानसभा, परिषद अलग होता, याद रखिएगा,
और दिल्ली और पांडुचेरी जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 ही केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य भाग ले सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। क्या भाग ले सकते हैं वाला अब हमें नहीं की बात कर रहा है। और साथ में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 का ध्यान रखें। अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और साथ में भारत का नागरिक होनी चाहिए और कोई भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होनी चाहिए। और अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को बताया, याद रखिएगा। जी प्रश्न बनता है कि आर्टिकल नंबर आपको हमें मिलेगा कि चुनाव प्रक्रिया के बारे में, आर्टिकल नंबर 54 और 55। अब देखिए, अब काम लायक जो प्रश्न पूछा उसका आंसर बता रहे हैं। कौन भाग ले सकते हैं, ये योग्यता क्या होनी चाहिए बता चुके हैं। संसद के मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति खुद करता है कि नहीं, भाग नहीं ले सकते। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, तो मैं पहले बताया था राज्य विधानसभा अलग होता है, राज्य विधान परिषद अलग होता है। तो राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेंगे और साथ में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेंगे, बाकी सब भाग लेंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन जो दिया था रहा होगा वो आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न एक पा रहा होंगे, शुरुआत में हृदय योजना में कितने शहरों को शामिल किया गया था? तो शुरुआत में हृदय योजना में 12 शहरों को शामिल किया गया था। हृदय योजना को राष्ट्रीय विरासत, शहर विकास और संवर्धन योजना के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, यह योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। यह योजना पर्यटन मंत्रालय की केंद्रीय योजना थी। तो ये इस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, योजना का प्रश्न आपको एक न जरूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अभिधम पिटक कितने पुस्तक है? अभिधम पिटक में कितने पुस्तक हैं? मैं आपको फिर बता दूं, बौद्ध धर्म का प्रश्न आपको जो धम्म पिटक और त्रिपिटक, ये इनका प्रश्न बार बार पूछ रहा है, ध्यान रखें। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक न एक पुस्तक का प्रश्न आएगा। फिर बता रहा हूँ मैं, चाहे इतिहास की पुस्तक की आए, चाहे अर्थशास्त्र की पुस्तक, कोई भी क्षेत्र में आपको पुस्तक की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पूछेगा। अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के 3 पिटकों में से एक है, ध्यान रखें। और ये 3 पिटक कौन कौन है? अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। याद रखिएगा, ये त्रिपिटक तो सुने होंगे आप लोग, उन्हीं में त्रिपिटक नहीं होता, 3 पिटक। तो अभिधम पिटक और सुत्त पिटक और विनय पिटक। अभिधम पिटक बौद्ध धर्म, दर्शन और सिद्धांतों से बना है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा था कि कितने पुस्तक हैं, तो याद रखिएगा, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन तीनों को याद रखना है। एग्जाम में फिर कुछ ना कुछ पूछेगा। तो अभिधम पिटक में 7 पुस्तकें हैं, जो आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आगरा का लाल किला किसका बना हुआ है? मतलब किस किस सामग्री से बना हुआ है, ऐसा पूछा रहा होगा। देखते हैं, तो आपको हम पूरा जानकारी बता देते हैं। जो भी ऑप्शन दिया रहा होगा आप टिक किए होंगे। चलिए, आगरा का लाल किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। बाद में उनके पोते शाहजहां ने इसका निर्माण पूरा करवाया। मतलब आप पता चाहिए, मुगल बादशाह अकबर है, अकबर ने लाल किला, तो आप जानते होंगे, आगरा का लाल किला, ध्यान रखें, आगरा का लाल किला की बात हो रही। आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला नहीं, आगरा का लाल किला मुगल बादशाह अकबर ने शुरू करवाया और उनके पोते शाहजहां ने इसका पूरा करवाया था, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। आंसर वो आने वाला लिखिएगा, यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। ये आपका ऑप्शन में रहा होगा, देख लीजिएगा क्या रहा था, बताइए कमेंट बॉक्स में। दिल्ली का लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया है। अब देखिएगा, हम बात कर रहे थे आगरा का लाल किला, अकबर ने शुरू किया, उसके पोता ने पूरा बनवाया। अब दिल्ली की लाल किला की बात हो रही, ठीक है। दिल्ली के लाल किला का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। इसका निर्माण 1638 में शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ। इस किले के निर्माण में करीब लगभग 10 साल लगे थे। इस किले का मूल स्वरूप सफेद संगमरमर और चूने से बना था। मूल स्वरूप की बात कर रहे हैं, अभी तो चेंज हो गया लाल किला, है कि नहीं, रंग लाल लाल है अभी तो भाई। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जो आपको प्रश्न दिख रहा है, ये आपका ज्योग्राफी का प्रश्न। इस प्रकार से आपको पठार, घाटी, पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ रहा, ध्यान रखें। तो पूर्वी घाटी प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा हिस्सा, ध्यान रखें, तो पूर्वी घाटी। तो पूर्वी घाटी भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, या उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला। आपको ऐसा पता होगा कि आपका भारत का हिस्सा है, ये हिस्सा आपका क्या कहलाता है, पूर्वी घाट, और ये कहलाता है पश्चिमी घाट। ये एरिया पूरा क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार। वह भूमि जो 3 ओर से जल से घिराव, 1 2 3, क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। तो ये एरिया प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। अब हमें बात कर रहा है पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा हिस्सा भाई, तो ये आप पूर्वी घाट है। तो वही पूर्वी घाट भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उड़ीसा, इधर उड़ीसा पड़ता है, तमिलनाडु तक फैला है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख के लगा लीजिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बोला था
सलीमा इम्तियाज के बारे में कुछ प्रश्न पूछा, ध्यान रखिएगा। जो पाकिस्तान की पहली महिला एम्पायर है जिन्हें आईसीसी के इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर में शामिल किया गया है, और पाकिस्तान, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इस प्रश्न को मैं फिर बोल रहा हूँ, आप कुछ प्रश्नों को तो बार बार रिपीट कर रहा है, और कुछ विषय जो टॉपिक विशेष टॉपिक है उनको तो बार बार पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी, याद रखिएगा, तो 2000 में। ग्रामीण इलाकों में अच्छी सुगम व्यवस्था या सुचारू रूप से यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। जैसे आप देखो गांव तरफ क्या बोलते हैं, PMGSY, है कि नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। लिखा होता नहीं, जब जो सड़क बनती है तो बगल में जो बोर्ड लगा होता है उसमें लिखा होता है PMGSY, उसी का मतलब होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो 2000 से शुरू हुआ। अगला प्रश्न आपके समक्ष, मौर्य साम्राज्य में बाजार की देखभाल कौन करता था। इस प्रकार से आपको मौर्य साम्राज्य का कई प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अलग अलग क्षेत्र में कोई कर संभालने वाला था, कोई सेना नायक हुआ करता था, उस प्रकार से आपको यहाँ बोल रहे हैं बाजार की देखरेख करने वाले को क्या कहा जाता था, याद रखिएगा, समस्ताध्यक्ष, ठीक है, समस्ताध्यक्ष कहा जाता था। और आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, जो अन्य उसके दरबारी हुआ करते हैं देखभाल करने वालों का। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, और हुआ कहाँ हुआ था कह रहा था, देखिएगा। तो आपको आगामी खेल का प्रश्न भी आएगा, और आगामी कहाँ होगा या वर्तमान में कहाँ हुआ, कौन जीता कौन हारा, और पिछला वाला खेल कहाँ हुआ था, और संस्करण का नाम क्या था, सब पूछता है। तो एशियाई खेल जो महिला हॉकी चैंपियनशिप की बात कर रहा, 2024 में बिहार के राजगीर के हॉकी स्टेडियम हुआ था, और याद रखिएगा भारत ने जीता था, याद रखिए भारत ने चीन को हरा कर जीता था। तो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, खेल हुआ था, भारत ने विजेता हासिल किया और चीन क्या था, उप विजेता। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा युवाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। तो युवाओं की बात कर रहा है, बजट का दो प्रश्न, सेकंड नंबर का प्रश्न बजट का याद रखिएगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बच्चों के लिए NPS वात्सल्य योजना की घोषणा, याद रखिएगा, NPS वात्सल्य योजना। यह एक वित्तीय निवेश योजना है। इस योजना के तहत क्या कह रहा है, माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों के लिए NPS खाता खोल सकते हैं, और NPS खाता खोलने के बाद अभिभावक और माता पिता हर साल कम से कम 1000 रुपये का योगदान कर सकते हैं, ठीक है। इसकी अधिकतम योगदान सीमा नहीं है, कम से कम 1000 हर साल में योगदान करना पड़ेगा। और जब उस खाता में जब आप पैसा रखोगे तो वो क्या होगा, अगली जब आप उसको निकालोगे तो आपका पैसा ही पैसा हो जाएगा। हर साल आपको कम से कम 1000 ऐड करना खाता में, और जितना हो सके उतना तो कर सकते हो, कम से कम 1000 होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, 20 सूत्री कार्यक्रम का रोड मैप कब तैयार किया गया था। तो 20 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1975 में शुरू किया गया था, और इसे 1982, 1986 और 2006 में पुनर्गठित किया गया। पुनर्गठित कार्यक्रम में जिसे 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 के रूप में जाना जाता है, 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी हुआ। तो याद रखिएगा 1975 आपका ऑप्शन रहा होगा शुरू में, 1975 में रोड मैप तैयार किया गया था 20 सूत्री कार्यक्रम का। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कौन सी घटना से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन का अंत हुआ। और आपको बता दो, अभी मैंने बात किया था 1857 क्रांति का प्रश्न आएगा, तो वही उसी समय प्रश्न आया, देखिएगा हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अधिकार चला रही थी ब्रिटेन के कहे अनुसार, ठीक है। भारतीय विद्रोह 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना शुरू कर दिया। तो 1858 के बाद या 1858 से कह सकते हैं आप लोग, ब्रिटिश सरकार ने खुद इंग्लैंड से शासन चलाना शुरू कर दिया क्रांति के बाद। याद रखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है, और यहाँ हर प्रश्न आपको अगली भर्ती परीक्षाओं में, NTPC ग्रुप डी और अदर भर्ती परीक्षाओं में, SSC, बैंक, रेलवे, सभी एग्जामों में या स्टेट लेवल एग्जाम में आपको काम देने वाला है। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, 1857 की स्वतंत्र संग्राम एक पुस्तक है। पुस्तक किसने लिखा, मैं पहले बता चुका हूँ, पुस्तक का प्रश्न आपको आएगा। विनायक दामोदर
सावरकर, याद रखिएगा। विनायक दामोदर सावरकर जी हैं जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा मस्कट, ओमान में आयोजित हुआ था। इसके पहले अभी प्रश्न पूछा था हमें एशियाई का, हमने बोले थे बिहार के राजगीर में, ठीक है। और चीन ने चीन हारा था, उपविजेता भारत था विजेता। उसी प्रकार जूनियर हॉकी टीम 2024 का आयोजन मस्कट, ओमान में हुआ था। ओमान एक शहर, उसका शहर का ओमान एक देश है, इसका एक शहर का नाम मस्कट है, यहाँ पर हुआ था। जो 7 से 15 दिसंबर 2024 को हुआ था और 10वां संस्करण था। और महिला जूनियर एशिया कप, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं जूनियर कप की बात हो रही है। और भारत ने जीता था पहला स्थान, और दूसरा कौन था? चीन। जैसे वहां पर भी भारत था, यहाँ पर भी भारत था, तो वहां भी चीन था और यहाँ पर भी चीन था उप विजेता। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2024 में कितना बढ़ेगा? तो जिस समय के गणना का प्रश्न की बात है, डीए में सबसे हालिया बढ़ोतरी जुलाई 2024 में की गई थी और जो 50% से बढ़ाकर 53% कर दी गई। तो 3% की महंगाई भत्ता की वृद्धि हुई जी, याद रखिएगा। और यहीं पर हम विराम करते हैं, प्रश्नों का भंडार हो चुका है और अगली शिफ्ट का हम प्रयास करेंगे यही तारीख का, लेकिन हो सके तो ना हो गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप लोग इस शिफ्ट को कवर कीजिएगा, अगली तारीख में आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो प्लेलिस्ट का नाम हम बता चुके हैं, कहाँ मिलेगा आपको? आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस एनालिसिस करके प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आपको अभी तक जितने भी हमने जीके जीएस का कवर कराया एनालिसिस, वहाँ जाके आपको मिल जाएगा। और जाके देखें, एक बार विजिट करें। और आपको बता दें, हम एक तीर 3 शिकार कर रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, और तीनों भर्ती परीक्षाओं के लिए हमने मैथ्स, रीजनिंग और जीके जे सब कवर करा रहे हैं। आप देखना चाहते देख सकते हो। आरपीएफ कांस्टेबल का तो एग्जाम हो ही गया है, तो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए आपके लिए बिल्कुल साबितगार होगा एग्जाम में, हम आप कह देते हैं। पिछले ईयर के प्रश्न कवर हो रहे हैं, वो भी 2025 को हम ध्यान रखते हुए पढ़ा रहे हैं। जो 2025 एग्जाम चल रहा है उसमें जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं उसी प्रकार के अप टू डेट प्रश्न आप कवर हो रहे हैं, बिल्कुल चिंता ना करें। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट डाला, वहां जाके आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। आपको आप एग्जाम कब है आप बताइएगा, अगले दिनों में, अगले शिफ्ट में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद, आपने हमें देखा और पढ़ना मेरे विद्यार्थियों, आपको फायदा जरूर होगा। प्रश्नों के भंडार हम आपको अवगत करा रहे हैं व्याख्या सहित, जो अगले शिफ्टों में, अगली तारीखों में आप काम देगा और हर भर्ती परीक्षा में आप काम देने वाला है।